इस वीडियो में देखा कि किस तरह से लकड़ी जल रही है। आपने भी कभी न कभी अपने आसपास में लकड़ी को जलते हुए जरूर देखा होगा। शायद आपने होलिका दहन के दिन लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। किस तरह से लोग लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे जलाते हैं और उसे होलिका दहन के रात को जला देते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी लकड़ी जलने के बाद उसे देखते हैं तो वो राख में बदल के रहता है। यदि हम लोग ध्यान दें कि उस राख का वजन और जो पहले लकड़ी का वजन था उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। लकड़ी का वजन राख जो बचा है उसके वजन से कई गुना अधिक होता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जो लकड़ी के पास जो मांस था वो राख बनने के बाद कहाँ चला गया? क्या किस रूप में बदल गया या फिर कहाँ गया वो मास? इसके बारे में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है E=mc², जो कि मास एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। इस कंजर्वेशन लॉ के अनुसार बताया गया है कि कोई भी मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है, बल्कि उसे हम लोग मास को एनर्जी के रूप में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल होता है, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड ये फार्मूला था आइंस्टाइन का, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में दिया था। ये इक्वेशन फिजिक्स की दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन में से एक माना जाता है। आपने भी कई बुक्स के कवर्स पेज पर लगा हुआ देखा होगा E=mc²। क्या इस इक्वेशन के ऊपर में कई सारी किताबें निकल चुकी है। तो दोस्तों, असल में क्या होता है कि जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी हीट निकलती है और आग जलने पर बहुत ज़्यादा ताव निकलता है। तो वो क्या हो रहा होता है कि मास उस टाइम में इसी इक्वेशन के अनुसार एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। हमें अगर हम लोग कहीं जल रहा है आग, उसके बगल में खड़े होता है तो हमें एक वो फोर्स सा महसूस होता है और बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है उससे। जो हीट जो होती है, हीट भी एक एनर्जी है। तो क्या होता है कि जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जियां उससे निकलती है और इन जो मास होता है लकड़ी का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम लोग जब आग के जल जाने के बाद जो हम लोग राख देखते हैं उसका वजन बहुत ही कम हो गया रहता है, क्योंकि उसका जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यदि आप एनर्जी का मास में कन्वर्जन का अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सूरज का जो एनर्जी निकलता है। सूरज जो एक स्टार है वो उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। वो एक फ्यूल के रूप में जलते जा रहे हैं और उसका जो एनर्जी है वो सोलर वेव के रूप में पूरी सौर मंडल में फैल रहा है। तो उस वेव में क्या होता है कि जो मास है सूरज का, उस मास का जो एनर्जी है वो सूरज का जो मास है वो एनर्जी के रूप में रेडिएट हो रहा है और वो वहाँ से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और वो एनर्जी का यूज ही हम लोग ये इस रूप में समझ सकते हैं कि वो वहाँ से मास खत्म हो रहा है कि जब हम लोग सोलर प्लेट से कोई बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि वो फोटॉन्स के रूप में जो एनर्जी आ रहा है पार्टिकल के रूप में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो वहाँ से जो लाइट आ रही है तो वहाँ का मास भी खत्म होके एनर्जी के रूप में यहाँ पे आ रहा होगा। तो इस तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ एक टाइम ऐसा आएगा जब सूरज में जितना भी एनर्जी है हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से वो एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और हमारा सूरज एक ठंडा तारा बन सकता है। तो अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए मास एनर्जी कन्वर्जन का, तो ये है कि जो जितने भी तरह का बम होता है, आपने दिवाली वाला भी बम देखा होगा कि जब हम लोग उसको फोड़ते हैं पटाखा को तो क्या होता है कि जितना वेट उसका पहले था, जैसे ही वो एनर्जी में चेंज हुआ साउंड और हीट एनर्जी में, वैसे ही उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसका जो पटाखा का जो बचा हुआ अवशेष बचा वो बहुत ही हल्का लगता है। ये वाला चीज़ न्यूक्लियर बम में भी यूज़ किया जाता है। जब भी न्यूक्लियर बम होता है, न्यूक्लियर बम एक बहुत ही बड़ा आकार का होता है, उसका मास भी बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया जाता है तो वो धीरे धीरे जितना भी उसके अंदर मास के रूप में भरा गया होता है न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट, वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते जाता है, वो पूरी तरह से एनर्जी में बदलने लग जाता है और बहुत ही धीरे धीरे वो पूरी तरह से एनर्जी में जो मास था उसका वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मास एनर्जी कंजर्वेशन है और E=mc² है, इस दोनों को ही आप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ लॉस इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में कुछ कंजर्वेशन लॉ होता है उसमें से कंजर्वेशन ऑफ
मास एनर्जी और E=mc² क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।